हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एसिड और बेस के बारे में सीखा। व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेस, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, व्हाट आर देयर यूज एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में सीखी। आज हम सीखेंगे सॉल्ट के बारे में, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हमारा एसिड के बारे में जानकारी हुई, बेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम डिस्कशन करेंगे सॉल्ट के बारे में। बच्चों, सॉल्ट किसको कहते हैं? सॉल्ट बच्चों, सॉल्ट का मतलब है, सॉल्ट का मतलब है द सब्सटेंस which are formed by acid and base। वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एसिड ले लिया H2SO4 और बेस ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट और प्लस वाटर 2H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2H और यहाँ से 2OH मिलकर 2H2 बन गया, K2SO4 सॉल्ट बन गया। तो ये क्या बच्चों? ये है सॉल्ट। ऐसे हम बहुत सारे सॉल्ट लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एसिड ले लिया है HNO3 और बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट प्लस H2। अभी ये सॉल्ट है। इस तरीके से अभी हमने फिर एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हमने फिर ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम क्या है? NaCl प्लस H2। इस तरीके से सॉल्ट का मतलब है द सब्सटेंस विच आर फॉर्म बाय एसिड एंड बेस। वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस से मिलकर बनता है उसको बच्चों हम लोग सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट का मतलब है वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस से मिलकर के बने। तो हम सॉल्ट की एक डिफिनेशन ये लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट की दूसरी डिफिनेशन बच्चों ये भी हो सकती है कि if hydrogen of acid is replaced by metal, hydrogen of acid replaced by metal, then substance form is known as सॉल्ट। उसको भी हम लोग सॉल्ट कहते हैं। यानी हम किसी एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें मेटल के थ्रू, तो उसको हम लोग सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास सोडियम बल्कि जिंक नाम की मेटल है और एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या करेंगे? इस एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें जिंक मेटल के थ्रू, तो क्या करेगा? जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी। तो ये जो सब्सटेंस रिप्लेस करने के बाद जो बना इसको भी हम लोग सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपका पोटेशियम है नाम का मेटल है और ये आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इसके अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 एटम है तो 2 लगा दिए तो 2NO3 मिल गया। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि जब कोई मेटल किसी एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है तो उससे जो बनता है उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से कभी कभी मेटल, जैसे हमने कहा कि मेटल कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमोनियम भी रिप्लेस करता है। जैसे मान लीजिए अमोनियम आयन अगर ये है, ये आपका किसी एसिड हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो आपका बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि आपका ये अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गए। तो हम क्या देखते हैं कि मेटल या कभी कभी अमोनियम आयन भी रिप्लेस कर सकता है एसिड के हाइड्रोजन को, इसको भी हम लोग साल्ट कहते हैं। तो बच्चों जो साल्ट है वो आपका 2 तरीके से कह सकते हैं कि साल्ट वो सब्सटेंस है जो एसिड और बेस से मिल करके बनता है, उसको हम साल्ट कहते हैं। या फिर अगर हम किसी एसिड से मेटल के थ्रू हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, उससे जो कंपाउंड बनता है उसको भी साल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जो साल्ट है वो साल्ट 2, तो हम ये कह सकते हैं कि जो साल्ट है वो साल्ट के पेरेंट एसिड और बेस है, क्योंकि साल्ट एसिड और बेस से मिलकर बनता है। तो जो साल्ट का जो नाम लिखा जाता है, साल्ट कोई भी साल्ट 2 पार्ट से मिलकर बनता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम प्लस क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक प्लस सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, तो पहले सोडियम फिर क्लोराइड। तो जो किसी भी साल्ट का जो फर्स्ट आपका वर्ड है वो आपका बेस से मिलकर बनता है, और जो सेकेंड टर्म है वो आपका ड्राइव होता है एसिड से। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कह रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अगर पोटेशियम क्लोराइड नाम का कोई साल्ट है तो इसका मतलब जो पोटेशियम शब्द है ये बेस से मिलकर बना हुआ है, यानी यहाँ पर जो बेस इस्तेमाल किया होगा उसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तभी यहाँ पर पोटेशियम आया। क्लोराइड जो लिया गया है वो ड्राइव है किसके साथ, एसिड से, और वो एसिड इस्तेमाल हुआ यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरीके से कोई भी जो सॉल्ट है उसका जो फर्स्ट आपका टर्म है वो आपका ड्राइव होता है बेस से, और जो सेकेंड टर्म है वो ड्राइव होता है एसिड से। तो इस तरीके से कोई भी सॉल्ट 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि कौन सा बेस इस्तेमाल हुआ है, और जो सेकेंड टर्म है वो इंडिकेट करता है कि उसमें कौन सा एसिड इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब यहाँ पर ये जो है बेस इस्तेमाल किया गया होगा, इस बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है कार्बोनेट, इसका मतलब है ये कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है, कार्बोनिक एसिड। इस तरीके से ये आपका पहला शब्द जो है वो आपका बेस से ड्राइव किया हुआ है, जो सेकेंड टर्म है वो एसिड से ड्राइव किया गया है। तो इस तरह से जो कोई भी साल्ट है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो बेस से लिया गया होता है, और जो सेकेंड पार्ट है वो एसिड का ही ड्राइव होता है उससे। इस तरीके से किसी भी साल्ट का नाम इस तरह से लिखा जाता है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो अगर हाइड्रोक्लोरिक है एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो साल्ट होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इससे जो साल्ट बोलेंगे इसको बोलते हैं हम लोग साल्ट ऑफ क्लोराइड कहेंगे, साल्ट ऑफ क्लोराइड, साल्ट ऑफ क्लोराइड हो गए। उसके बाद अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड साल्ट क्या बोले हम लोग, साल्ट ऑफ सल्फेट, साल्ट ऑफ सल्फेट, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो भी साल्ट बनेगा उसमें सल्फेट करके इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, वहाँ पर जो एसिड इस्तेमाल होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल होगा। ऐसे ही हम क्लोराइड कर रहे हैं, चाहे पोटेशियम क्लोराइड कहें, चाहे कैल्शियम क्लोराइड कहें, चाहे आपका जिंक क्लोराइड कहें, तो इस क्लोराइड अगर शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो एसिड लिया गया है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ऐसे ही हम कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड में जो सॉल्ट इस्तेमाल किया है उसको कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट, यानी जो नाइट्रेट जो है आपके नाइट्रेट अगर किसी भी सॉल्ट में इस्तेमाल हो जाए इसका मतलब उसमें जो एसिड इस्तेमाल हुआ उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसी प्रकार से आपका कार्बोनिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड अगर कहीं पर है तो इसके जो सॉल्ट बनेंगे उनका नाम होगा सॉल्ट कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कहे जाएंगे ये सॉल्ट, कार्बोनेट्स के नाम से ये इस्तेमाल होंगे। ऐसे ही अगर कोई एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जा रहा है, एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर जो सॉल्ट कहे जाएंगे दीज आर एसीटेट्स कहे जाएंगे, एसीटेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जो सॉल्ट है उनको देख करके पता लगा सकते हैं उसमें कौन सा एसिड इस्तेमाल किया गया है और कौन सा एसिड इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट के बारे में हम जान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है। उसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की फैमिली, फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्लियर? फैमिली ऑफ सॉल्ट का क्या मीनिंग है? तो फैमिली ऑफ सॉल्ट का मीनिंग है, आप ध्यान रखने सबसे पहले कि द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव, द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव or negative, the salts having same positive or negative ions, or same positive or negative ions, or the salts having same positive or negative ions are said to belong family, said to belong a family of salts, said to belong a family of salts। मतलब कह रहे हैं द salts having same positive or negative ions। अगर कोई सॉल्ट है, कोई दो या दो से ज्यादा सॉल्ट हैं और उसमें पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन दोनों में से कोई एक सेम हो जाए तो इसका मतलब है वो सॉल्ट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर कोई सॉल्ट है दो या दो से ज़्यादा जिनमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सेम है तो वो उनको एक ही फैमिली के मेंबर माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा नाम है पोटेशियम सल्फेट। ये दोनों सेम फैमिली के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पोटेशियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज सेम है, नेगेटिव चार्ज अलग अलग है। यहाँ पर पोटेशियम यानी KCl K+Cl आयन से मिलकर बना है और पोटेशियम सल्फेट K+ और SO4- से मिलकर बना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दोनों में सेम है लेकिन नेगेटिव चार्ज सेम नहीं है। तो दोनों में से कोई एक चार्ज सेम हो तो उसको हम सेम फैमिली के मेंबर कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं दीज आर द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट। ये दोनों जो सॉल्ट हैं सेम फैमिली के मेंबर हैं। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम एसीटेट, तो ये सारे एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। इन सब में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम है सभी में लेकिन नेगेटिव चार्ज अलग अलग है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सॉल्ट हैं वो सेम फैमिली के कहे जाते हैं। तो ये सॉल्ट, इन सारे सॉल्ट की फैमिली सेम है और ये सारे सॉल्ट को हम पोटेशियम सॉल्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारे सॉल्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सारे सॉल्ट क्या बोलते हैं? दीज आर कार्ड पोटेशियम सॉल्ट, दीज आर कार्ड पोटेशियम सॉल्ट। ये सारे जितने भी सॉल्ट हैं इन सबको पोटेशियम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन सभी में जो पॉजिटिव आयन है वो कॉमन है, इसलिए ये सारे सॉल्ट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर नेगेटिव आयन सेम हो जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम क्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, उसके बाद में सिल्वर क्लोराइड।
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सब में जो निगेटिव आयन है सेम आया है। यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वो है आपका सोडियम, निगेटिव आयन है क्लोराइड, यहाँ पर पॉजिटिव आयन है पोटेशियम, निगेटिव आयन है Cl माइनस, यहाँ पर क्या है जिंक है और निगेटिव आयन है Cl माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है सिल्वर और निगेटिव चार्ज है Cl माइनस। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयन है वो सेम है, लेकिन निगेटिव आयन इन सबका सेम है। तो पॉजिटिव आयन सबका डिफरेंट है, सॉरी निगेटिव आयन इन सबका सेम है। निगेटिव आयन सेम होने की वजह से इन सारे साल्ट की एक ही फैमिली है और इस तरह के जो साल्ट को बोलते हैं साल्ट्स ऑफ क्लोराइड फैमिली, साल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली, यानी ये सब एक ही प्रकार की फैमिली के मेंबर हैं। तो कहीं पर आपसे पूछा जाए कि फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब क्या है, तो सिंपल से आपको बात बताना है, जब किसी साल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन सेम हो जाएं, वो दोनों साल्ट एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो उसमें कॉमन चीज़ है उसी के हिसाब से उस साल्ट का नाम कह देते हैं, उस फैमिली का नाम कह देते हैं। जैसे कि अगर इन सब में पोटेशियम कॉमन है इसको कह सकते हैं हम लोग दीज आर द साल्ट बिलोंग्स टू पोटेशियम फैमिली। यहाँ सब जगह क्लोराइड कॉमन है तो कह सकते हैं दीज आर द साल्ट्स ऑफ क्लोराइड फैमिली। ऐसे किसी में अगर सल्फेट कॉमन है तो कह सकते हैं सल्फेट फैमिली के साल्ट हैं, किसी में नाइट्रेट कॉमन है तो कह सकते हैं नाइट्रेट फैमिली के मेंबर हैं। तो इस तरीके से जो साल्ट है हर साल्ट की अपनी अपनी एक फैमिली होती है और उस फैमिली का पता हम पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन को देख करके लगाते हैं। तो इस तरह से बच्चों फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब क्या है, ये है फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब। उसके बाद में बच्चों पीएच ऑफ साल्ट, पीएच ऑफ साल्ट अगली हमारी हेडिंग है बच्चों पीएच ऑफ साल्ट, पीएच ऑफ साल्ट, साल्ट की पीएच क्या होती है, पीएच ऑफ साल्ट। तो बच्चों जो साल्ट की पीएच क्या रहती है, पीएच ऑफ साल्ट, पीएच के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है, तो वही है पीएच ऑफ साल्ट, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में हमने बताया लास्ट क्लासों में। तो पीएच स्केल आपका सॉल्यूशन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और वो स्केल में एक नंबर होते हैं, वो 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं और 7 से जिनका पीएच कम होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं और जिसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर हम पीएच ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो पीएच ऑफ सॉल्ट की जब बात करते हैं तो आखिर सॉल्ट की पीएच कैसी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि साल्ट जो है एसिड और बेस से मिलकर बनता है, यानी एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो बनता है साल्ट, साल्ट प्लस वाटर। तो इस हिसाब से एसिड बोलते हैं बेस, एसिड की पीएच 7 से कम होती है, बेस की पीएच 7 से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साल्ट है वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और अधिकतर साल्ट न्यूट्रल होते भी हैं, लेकिन सारे साल्ट न्यूट्रल हों वो ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। वो साल्ट कुछ साल्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी पीएच 7 से कम होती है और कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा। तो अधिकतर जो साल्ट हैं उनकी पीएच 7 ही होती है यानी न्यूट्रल होते हैं, लेकिन बहुत सारे साल्ट ऐसे भी हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है और बहुत सारे साल्ट ऐसे भी हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है। तो लिख सकते हैं कि few salts having pH more than 7, इसका मतलब कैसे होगा ये पीएच अगर 7 से ज़्यादा इसका मतलब वो बेसिक हो गए, यानी इनका नेचर कैसा हो गया बेसिक साल्ट। ऐसे साल्ट हम बोलेंगे बेसिक। और कुछ साल्ट ऐसे होते हैं फ्यू साल्ट्स having pH less than 7, इसका मतलब 7 से कम हुआ है, इसका मतलब कैसे हो गए एसिडिक। तो इस तरीके से कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा हुई होती है और कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है और बहुत सारे साल्ट ऐसे भी हैं जिनकी पीएच एग्जैक्ट 7 के बराबर होती है, ठीक है। तो आपके 3 कैटेगरी के साल्ट हो गए। तीसरा है फ्यू साल्ट्स having pH equals to 7।
तो 3 कैटेगरी के साल्ट हो गए, जिनकी pH 7 होती है, ऐसे साल्ट को हम न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं। न्यूट्रल है, उसका ना तो नेचर बेसिक है ना ही उसका नेचर एसिडिक है। तो 3 कैटेगरी के साल्ट होते हैं, एक वो साल्ट जिनकी pH एग्जैक्ट 7 होती है, एक वो साल्ट जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है, और एक कैटेगरी के वो साल्ट होते हैं जिनकी pH 7 से कम होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से साल्ट की pH क्या होती है? इस बात के लिए हम जानकारी करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसके लिए हम साल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, ये जानने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का मतलब है जब साल्ट का रिएक्शन वाटर से कराएं। अगर साल्ट का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, साल्ट का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो बच्चों एसिड और बेस बनता है। एसिड और बेस बनता है, यानी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी का जो रिवर्स है उसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस साल्ट, लिखेंगे हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ या रिवर्स फिनोमिना। हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बच्चों, उसी का जो रिवर्स फिनोमिना है उसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। यानी जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका जो रिवर्स फिनोमिना है उसको हम हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो पहले बच्चों हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? यानी जो एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्शन करें, साल्ट और वाटर बने, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसका उल्टा कर दें, अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साल्ट प्लस वाटर गिव्स क्या हो जाएगा? एसिड और बेस। तो हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पर जो बना इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं, ये सेम की है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है इट इज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरह के फिनोमिना को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन का जो अपोजिट है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो साल्ट का जो हाइड्रोलिसिस है वो इस तरीके से होता है। तो क्या हुआ बच्चों? साल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ। अब मान लीजिए साल्ट कोई है हमारे पास, उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। मान लीजिए हमारे पास साल्ट है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नाम का साल्ट है। अब इसका हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए? एसिड बनना चाहिए और बेस बनना चाहिए। तो यहाँ पर एसिड कौन सा बनेगा? यहाँ पर एसिड बनेगा आपका कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों? कार्बोनिक एसिड बनेगा। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3 और बेस बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी एसिड बना ये और बेस बना ये। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में सोडियम कार्बोनेट का जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमारा कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड है बच्चों वो वीक एसिड है, हमने वीक एसिड बताए होंगे। और ये बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये वीक एसिड है, मतलब एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस पूरे साल्ट का नेचर वो कैसा होगा? बेसिक होगा। और अगर पूरे साल्ट का नेचर बेसिक, यानी ये साल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक नेचर है, बिकॉज बेस इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इस साल्ट का नेचर बेसिक होगा। और अगर साल्ट का नेचर बेसिक होगा तो pH कितनी हो जाएगी इसकी? इस साल्ट की pH हो जाएगी ग्रेटर देन 7। तो इस तरीके से हम किसी भी साल्ट का हम बता सकते हैं कि उसकी pH मतलब बेसिक 7 से कम होगी, pH या 7 से ज़्यादा होगी, उसका हमको कराना पड़ता है हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है। और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपका दो चीज़ें बनेगी प्रोडक्ट में, एक बनेगा एसिड और एक बनेगा बेस।
जैसे जो चीज़ स्ट्रांग हो, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो साल्ट का नेचर हो जाएगा एसिडिक, अगर बेस स्ट्रांग होगा तो साल्ट का नेचर हो जाएगा बेसिक, और दोनों ही बराबर स्ट्रांग होंगे तो साल्ट हो जाएगा न्यूट्रल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साल्ट 3 कैटेगरी के होते हैं, एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या फिर न्यूट्रल। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें जो साल्ट है इसकी pH 7 से ज़्यादा आई। ऐसे ही हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें साल्ट की pH ज़्यादा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं सोडियम एसीटेट, जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये साल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एसिड बनेगा और बेस बनेगा। यहाँ पर जो एसिड बनेगा उसका नाम है एसिटिक एसिड और बेस बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये बच्चों हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया वीक एसिड। तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेसिक, और जब बेसिक हो जाएगा तो इसकी pH कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 7। इस तरीके से हम साल्ट जो लिया गया है उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हम ये जान सकते हैं कि साल्ट की pH कितनी होगी, 7 से ज़्यादा या 7 से कम। अब हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग बनेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम बात करें कि आपका अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट नाम का जो साल्ट है NH4 का होल ट्रांसफर, ये अमोनियम सल्फेट साल्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर बनेगा बच्चों एसिड और बेस। यहाँ पर जो एसिड बनेगा उसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए साल्ट होते हैं, और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा। और यहाँ पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है, और जबकि एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये जो साल्ट है इस पूरे साल्ट का नेचर होगा बच्चों एसिडिक, और इसकी pH होगी, जब एसिड होगा तो pH होगी बच्चों लेस देन 7। इस तरीके से ये जो साल्ट हमने निकाल लिया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा जाए आपका साल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का साल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एसिड और बेस। यहाँ पर एसिड मिलेगा HCl और बेस बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। इस तरह से जो ये बच्चों बेस है वो वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो साल्ट है इस साल्ट है MgCl2, इस साल्ट का नेचर कैसा होगा बच्चों, इस साल्ट का नेचर होगा आपका एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल किया गया है, एसिडिक है, और जब एसिडिक होगा तो इसकी साल्ट की pH कितनी होगी, लेस देन 7। तो ऐसे बहुत सारे साल्ट को आप एनालिसिस कर सकते हो कि वो भाई एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उस साल्ट का हम लोग को हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हमने देखा 2 कैटेगरी साल्ट हमने देखे, कुछ साल्ट ऐसे थे जिनकी pH 7 से ज़्यादा थी, कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनकी pH 7 से कम है। यहाँ पर 2 साल्ट हमने एग्जाम्पल लिए इनकी pH लेस देन 7 है, जबकि पहले 2 एग्जाम्पल लिए उनकी pH मोर देन 7 है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हों तब वहाँ पर साल्ट न्यूट्रल होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पर हमको एसिड और बेस बनेगा। एसिड बनेगा यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग है, और बेस ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों स्ट्रॉन्ग हों, एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो, जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होते हैं तो वहाँ पर जो साल्ट बनता है वो साल्ट की pH एग्जैक्ट 7 होती है, और ऐसा साल्ट न्यूट्रल साल्ट होता है। यानी जो NaCl साल्ट है वो कैसा है, न्यूट्रल साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, और इसकी pH कितनी है, इसकी pH एग्जैक्ट 7। तो इस तरह से बच्चों ये हमने देखा एक न्यूट्रल साल्ट का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं न्यूट्रल साल्ट के बारे में, जैसे सोडियम सल्फेट। मान लीजिए सोडियम सल्फेट नाम का साल्ट है Na2SO4, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, एसिड का नाम हो जाएगा H2SO4, और जो बेस मिलेगा उसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। इसका मतलब ये साल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो उसकी pH कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 3 कैटेगरी के जो साल्ट देखे कि कौन सा साल्ट किसकी pH 7 होगी, किसकी pH 7 से ज़्यादा होगी, या किसकी pH 7 से कम होगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कैटेगरी के जो साल्ट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से साल्ट के बारे में पता करेंगे। हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे करने के लिए कि बताना है आपको किस कैटेगरी का जो साल्ट है और वो उसमें कौन सा एसिड या कौन सा बेस का इस्तेमाल किया गया है। आगे बच्चों पढ़ेंगे हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट क्या होता है भैया? कॉमन सॉल्ट या इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ऑफ टेबल सॉल्ट, एक ही बात है, चाहिए कहें चाहिए कहें। बच्चों साल्ट के बारे में डेफिनेशन हमने सीखी। साल्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस से मिल करके बनते हैं। एसिड और बेस का आपस में जब रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बनता है। तो साल्ट बहुत सारे हैं, साल्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिखे रहे। दीज आर साल्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साल्ट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साल्ट। जैसे साल्ट एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, ETC। ये सारे ही साल्ट हैं, ये सारे ही साल्ट कहे जाते हैं क्योंकि सारे एसिड और बेस से मिलके बने होंगे। ठीक है, इनका अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको एसिड और बेस पता लग जाएगा। जैसे ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना है। ये साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना है। ये साल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है। ऐसे ये साल्ट जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना है। तो ऐसे सारे साल्ट एसिड और बेस से मिलकर के बने हैं। लेकिन यहाँ पर जो NaCl है, ये जो सॉल्ट है इसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। सॉल्ट तो सभी हैं लेकिन सारे सॉल्ट को कॉमन सॉल्ट नहीं कहते। NaCl को हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। NaCl का इस्तेमाल घरों में होता है, खाना बनाने के समय सब्जी में डालते हैं, दालों में डालते हैं बनाने के लिए, यानी कुकिंग में हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है यही सॉल्ट को हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं और इसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट है इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और इसका फार्मूला है NaCl। तो ये कॉमन सॉल्ट है। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड, यानी सारे सॉल्ट को कॉमन सॉल्ट नहीं कहेंगे, कॉमन सॉल्ट केवल सोडियम क्लोराइड होता है। ये हम जनरल भाषा में इसको केवल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो केवल सॉल्ट क्या है? सॉल्ट की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में का खाली एक मेंबर है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जा सकता है? प्रिपरेशन। सोडियम क्लोराइड को बनाने का तरीका क्या है? प्रिपरेशन। आखिर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन। सोडियम क्लोराइड को बनाने का तरीका, आखिर सोडियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड को बनाने का तरीका है बच्चों कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब में ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन प्लस HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, उससे क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन और प्लस आपका बन जाएगा H2। तो इस तरीके से हमको लैब में सोडियम क्लोराइड हमको मिलता है। सोडियम क्लोराइड हमको मिलता है, ये हमारा लिक्विड के फॉर्म में रहता है। इस तरीके से लैब में सोडियम क्लोराइड बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड बनता है वो लिक्विड के फॉर्म में बनता है। तो क्या करते हैं? पानी को इवापोरेट करा देते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। हीट करने पर पानी भाप बन के उड़ जाएगा, फिर लास्ट में जो बचता है वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बचते हैं। ठीक है, तो बच्चों लैब में सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट इस तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन ये तरीका जो है लार्ज क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट को बनाने का सही तरीका नहीं है। अगर हमको लार्ज स्केल बनाना है, इफ वी वांट टू प्रिपेयर NaCl इन लार्ज स्केल में बनाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तो बच्चों ये तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि ये तरीका काफ़ी महंगा है। ठीक है,
ऐसा हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा, हमारा जो सी वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो सी वाटर में काफ़ी ज़्यादा NaCl प्रेजेंट रहता है, तो हम उसी तरीके से बनाते हैं। तो जो हम सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन साल्ट हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको किस तरीके से बनाते हैं? उसका 2 तरीके होते हैं बनाने के। क्या तरीका होता है? लैब से नहीं बनाते, ये तो खाली एक थोड़ा बहुत बनाना हो तो उसके लिए तरीका है। लेकिन जो लार्ज स्केल में जो बनाने के तरीके हैं, एक है फ्रॉम सी वाटर। फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से, सी वाटर से बनाते हैं। आपने कभी अगर समुद्र देखा हो या समुद्र गए हो तो वहाँ पर देखा होगा कि जो सी वाटर है वो नमकीन लगता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं और उसमें सबसे मेन रहता है आपका सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉमन सॉल्ट है उसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है लार्ज स्केल में, एक फ्रॉम सी वाटर और दूसरा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ये लैब में बनाने का तरीका है। लैब में ऐसे बना सकते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाना हो तो ये तरीका ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तब ये तरीका रहता है फ्रॉम सी वाटर के हेल्प से बनाते हैं। हमारे इंडिया में जो बनाया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड, वो आपका सी वाटर से ही बनाया जाता है, फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर से कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर, इसके लिए क्या करते हैं? समुद्र का पानी, जो सी का पानी है उसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल करके हम लोग एक जो उथली क्यारियाँ हैं या खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, जो बहुत गहराई वाले नहीं होने चाहिए, चौड़े, काफ़ी चौड़े और कम गहराई वाले खेत होते हैं, उनके अंदर समुद्र के पानी को डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में सन की धूप से, सन की हीटिंग से क्या होगा कि जो पानी इवापोरेट होने लगता है, पानी वेपराइज होने लगता है, पानी भाप बन के उड़ने लगता है और धीमे धीमे पूरा पानी उड़ जाता है और अल्टीमेटली हमको जो है NaCl मिलता है, जो कि वोलेटाइल नहीं होता। ठीक है, इस वजह से NaCl के हमको डिपॉजिट मिल जाते हैं। ये जो NaCl रहता है सोडियम क्लोराइड, ये अभी प्योर नहीं होता। ठीक है, इसमें और दूसरे साल्ट भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जो फैक्ट्रियां हैं, जो नमक बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जो साल्ट बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो क्या करती हैं? पहले इनको साफ करती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर वो मार्केट में आता है इसके लिए, जिसको हम लोग यूज करते हैं। इस तरीके से फ्रॉम सी वाटर हमारे इंडिया में 98% साल्ट इसी तरीके से बनाया जाता है, फ्रॉम सी वाटर, क्योंकि सी है ये। और ख़ास करके जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे चेन्नई वगैरह, वहाँ का जो सी है वहाँ पर काफ़ी साल्ट इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम सी वाटर, तो यहाँ पर उससे भी हम बनाते हैं साल्ट, जो सी से बनता है। दूसरा जो है साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अपने इंडिया में तो नहीं, लेकिन जो दूसरे वर्ल्ड के और पार्ट हैं वहाँ पर आपका फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से ही बनता है। फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, यानी जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हैं उनसे भी हमको साल्ट मिलता है। लेकिन ये जो साल्ट है अपने इंडिया में इस तरीके से साल्ट का बहुत ही कम % निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड के कई पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड डिपॉजिट से ही साल्ट प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे साल्ट को हम लोग रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं। ऐसा साल्ट है, इसको लोग क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं। ये रॉक साल्ट ब्राउन कलर का रहता है, ब्राउन कलर का दिखता है इम्प्योरिटी की वजह से। तो इम्प्योरिटी की वजह से ऐसा साल्ट ब्राउन कलर का दिखता है, इसको हम लोग रॉक साल्ट कहते हैं। और ये रॉक साल्ट उसी तरीके से मतलब खोदा जाता है जैसे कि आपकी कोल माइंस, जिस तरह से कोयला खोदा जाता है, जिस तरह से कोयले को हम लोग डिग करते हैं, कोयले की हम खुदाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में भी हम साल्ट को निकालते हैं बाहर। इस तरीके से जो कॉमन साल्ट है वो 2 तरीके से बना जाता है लार्ज स्केल पर, एक फ्रॉम सी वाटर और दूसरा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अपने इंडिया में अधिकतर साल्ट आपका सी वाटर से ही बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कॉमन साल्ट के बारे में हमने कुछ बात बताई। उसके बाद में यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट की यूज क्या है? यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट, यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट यानी NaCl जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं, क्या क्या इसका यूज है? तो क्या क्या यूज है बच्चों? तो पहला इसका यूज है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका पहला यूज ये है कि कॉमन साल्ट जो है यूज फॉर रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे कंपाउंड को बनाने का हम लोग कॉमन साल्ट
used as a raw material. Common salt is used as a raw material for common salt is used as a raw material. Raw material. Common salt is used as a raw material for many useful chemicals like sodium hydroxide, sodium carbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है आपका कॉमन सॉल्ट का जो ये है, इसके से हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। दूसरा यूज है कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग कुकिंग में करते हैं। दूसरा यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। दाल सब्जी बनाने में इनका भी इस्तेमाल करते हैं लोग। ये इसका फायदा है। जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। कॉमन सॉल्ट जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ये क्या करता है कॉमन सॉल्ट? वर्किंग फॉर नर्वस सिस्टम, ठीक है, फॉर नर्वस सिस्टम, क्लियर, और एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, which is used for digestion of food. तो बच्चों देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका काफ़ी इस्तेमाल है। सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और जो मूवमेंट ऑफ जो मसल्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है जो खाने को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका यूज रहता है सोडियम क्लोराइड का। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की और भी है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो कॉमन सॉल्ट है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से इसका बुरा असर पड़ता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी हाई होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और दूसरी बात ये है कि किडनी पे भी असर डालता है, यानी सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूरी है। अलग से नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके खाने से हाई ब्लड प्रेशर और किडनी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से आपका सोडियम क्लोराइड का ये इस्तेमाल है। तीसरा इस्तेमाल सोडियम क्लोराइड का ये होता है, इट इज यूज फॉर it is used as a preservative. It is used as a preservative. It is used as a preservative for pickles and meat. मतलब इनको प्रिजर्व करने के काम में आता है। यानी अगर हम अचार वगैरह रखते हैं तो अचार को, पिकल्स को और मीट वगैरह को जो है प्रिजर्व करने के काम में आता है। और सोडियम क्लोराइड का ये इस्तेमाल है। उसके बाद में इसका सोप बनाने का काम में आता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप।
मेकिंग सोप। तो बच्चों देखिए कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल खाली हम लोग खाने में ही नहीं करते, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट केमिकल बनाते हैं। जैसे सोप बनाने की फैक्ट्री है तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हुआ होगा। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल आपका कहाँ था, यूज टू मेल्ट आइस। इट इज यूज टू मेल्ट आइस। आइस को मेल्ट करने का काम आता है, मेल्ट। इट इज यूज टू मेल्ट ice which collects on the road, which collects on the road during winter, which collects on the road, which collects on the roads during winter in cold country, during winter in cold country। इस तरह से ये आपका सोडियम क्लोराइड का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। इस तरीके से हम लोग सोडियम क्लोराइड के ये इतने सारे यूज हैं। बच्चों हमने आज सीखा है कॉमन साल्ट के बारे में कि भाई कॉमन साल्ट क्या होता है। साल्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कॉमन साल्ट हमारा केवल सोडियम क्लोराइड है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने पीने में करते हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के से बना सकते हैं। लेकिन बच्चों ये लैब मेथड होता है, इस तरीके से बनाने में खर्च ज़्यादा आता है, तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अगर बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन लार्ज स्केल पर अगर बनाना हो तो उसके लिए, क्योंकि लार्ज स्केल का मतलब है कि हमारे देश की बहुत सारी पॉपुलेशन है, वो वहाँ हर घर में इसका इस्तेमाल तो होता ही है, साथ में इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है सोडियम क्लोराइड का। इसलिए बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सोडियम क्लोराइड को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक फ्रॉम सी वाटर और दूसरा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। तो अधिकतर जो साल्ट हम बनाते हैं वो सी वाटर से ही बनाते हैं। और उसके बाद में जो कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट की क्या क्या यूज़ हैं, तो कॉमन साल्ट का यूज़ साबुन बनाने का में होता है। कॉमन साल्ट को हम प्रिजर्व करने के लिए, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, फिश मछली को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आपका जो रोड वगैरह होती है आइस को मेल्ट करने के लिए, जो कोल्ड कंट्री हैं जहाँ विंटर सीजन पर बहुत सारी बर्फ़बारी होती है तो सड़कों पर बर्फ़ जमा हो जाती है जिससे कि सड़क जाम हो जाती है, रास्ते में आने जाने में जो व्हीकल्स हैं उनको परेशानी होती है। और कोल्ड कंट्री वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इससे बर्फ़ अपने आप नहीं पिघलती, इसलिए उसको मेल्ट कराने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बच्चों हमने सोडियम क्लोराइड एंड जो कॉमन साल्ट था उसके बारे में सीखा। अब हम बच्चों देखेंगे कि कॉमन साल्ट जो है उसके कौन कौन से और केमिकल बनाए जाते हैं। कॉमन केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, कौन कौन से केमिकल्स बनाए जाते हैं, जब हेडिंग है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। एंड जो कॉमन साल्ट है उससे कौन कौन से केमिकल्स बनाए जाते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मेनली 3 प्रकार के केमिकल बनाए जाते हैं। एक पहला जो केमिकल है उसका नाम है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला NaOH। दूसरा बच्चों है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और तीसरा केमिकल है बेकिंग सोडा। इस तरह से बच्चों जो 3 इंपॉर्टेंट केमिकल हैं ये केमिकल्स जो है कॉमन साल्ट से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अगर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाली कोई फैक्ट्री है वहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करेंगे। कोई फैक्ट्री अगर वॉशिंग सोडा बना रही है तो वहाँ पर भी कॉमन साल्ट का इस्तेमाल होगा। और कोई फैक्ट्री बेकिंग सोडा बना रही है इंडस्ट्री तो वहाँ पर भी कॉमन साल्ट आपका ऐसे रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं आपका प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर प्रोडक्शन या प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं कि कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड
एक्वस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। ब्राइन, ये जो ब्राइन है, इस ब्राइन की हेल्प से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। क्या करते हैं, ये जो कंसनट्रेट सोडियम क्लोराइड है, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। बच्चों, आपने एक प्रोसेस सीखा होगा अगले क्लासेस में, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है प्रोसेस, थोड़ा सा जान लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक आपका सेल रहता है इस तरह से, एक आपका कैथोड रहता है और एक आपका एनोड रहता है। रॉड, दो रॉड पड़ी रहती है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपका यही ब्राइन है, जिसको हम कहते हैं ब्राइन। ब्राइन का मतलब है, ब्राइन को क्या कहते हैं, आर कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl का जो सॉल्यूशन है ये। और यहाँ पर आपका एक कैथोड रहता है और एक एनोड रहता है। जो इसमें पॉजिटिव रॉड होती है उसको बोलते हैं एनोड, ये पॉजिटिव रॉड होती है। और ये जो आपकी जो नेगेटिव रॉड रहती है उसको बोलते हैं लोग कैथोड। ये कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमको क्या मिलता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमको आपका सोडियम क्लोराइड आपका ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ब्रेक होगा तो देखो, सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रोलिसिस पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इस तरीके से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यहाँ पर बन गया, सोडियम आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया इस तरीके से। ठीक है, साथ में वाटर जो है ये भी आपका थोड़ा बहुत बनाएगा, H आयन और OH आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दो रिएक्शन होती है, यानी एक रिएक्शन होती है एक एनोड पर और एक रिएक्शन होती है बच्चों कैथोड पर। तो जो एनोड पर रिएक्शन होती है वो रिएक्शन एनोड पर कौन आपका जो Cl है वो एनोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना लेगा। ठीक है, आगे क्लास में हम सीखेंगे, जब रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे तब बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शायद आपने पहले चैप्टर में पढ़ा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में, वहाँ पर दो प्रकार की रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो यही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस हमको एनोड पर मिल जाएगी। एक कैथोड पर क्या मिलेगा बच्चों, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर लेगा, यानी जो हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनी, एनोड पर क्लोरीन गैस मिली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुल मिला करके दो कैटायन थे और दो एनायन थे, यानी क्लोरीन पहुँच गया एनोड के ऊपर और हाइड्रोजन पहुँच गया कैथोड के ऊपर। तो सेल के अंदर क्या बचा, Na आयन और OH माइनस आयन। तो ये जो अंदर है आपके H प्लस आयन भी थे और OH माइनस भी थे, चार थे। तो ये पहुंच गया, ये पहुंच गया। तो जो Na प्लस था और ये OH माइनस है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये शुरू में लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसके बाद में पानी को इवापोरेट करना आने के बाद हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है वो ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करा के बनाया जाता है, यानी ब्राइन के अंदर एक प्रकार का जो सेल रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस। अगर आपसे कहा जाए कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, तो यही सारी बात आपको लिखना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्लोर का मतलब क्लोरीन मिल रही है इनको, ये एल्कली का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट और भी मिल रहे हैं। कौन सा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन ही रहा है, साथ में हमको दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट और भी मिल रहे हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इनका भी अपना अपना यूज है। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि आखिर क्लोरीन का क्या यूज है, हाइड्रोजन का क्या यूज है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या यूज है। इन तीनों के यूज के बारे में हम सीखेंगे।
ठीक है, तो पहला हम सीखते हैं यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आखिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूज है। तो पहला हेडिंग है यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तीन वैल्यूड प्रोडक्ट मिले क्लोरल प्रोसेस के थ्रू। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन मिला। 3 वैल्यूबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिले हमको? एक मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मिला क्लोरीन और तीसरा मिला हाइड्रोजन। 3 वैल्यूबल प्रोडक्ट हमको मिले। तो पहले यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज है? तो पहला यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। पहला क्या है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, पहला इसका फायदा यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा क्या है? टेक्सटाइल फाइबर्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। ये इसका फायदा है। 2 यूज इसके हमने सीखे। तीसरा यूज क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों। तो ये भी एक इसका इस्तेमाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद में इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज और है सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट और सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट को। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज थे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या यूज है? मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट बनाने काम में आता है, मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने के काम में आता है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने के काम में आता है, और आपका एल्युमिनियम मेटल को बॉक्साइट और से अलग करने के काम में आता है। बच्चों दीज आर द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमको क्लोरल प्रोसेस से मिला। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है यूज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का यूज, क्लोरीन का भी यूज होता है अपना। क्या क्या यूज होता है? बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन हम उस यूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लोरीन किस काम आती है। तो पहला यूज है क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पहला यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। तो पहला इसका फायदा ये है, पहला यूज ये है क्लोरीन का, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आती है। दूसरा क्या है? क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बनाने के काम में आता है। इसका भी इस्तेमाल, इसका अलग से इस्तेमाल होता है। तो क्लोरीन का इस्तेमाल आपने 2 यूज हमने सीखे। एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है, ब्लीच करने के काम में आता है ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा क्लोरीन का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल से हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। उसके बाद में क्लोरीन इज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, क्लोरीन इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्वेंट, कुछ सॉल्वेंट बनाने के काम में आता है। इट आर
यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीन करने में जो सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है बच्चों। इस तरीके से क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ होता है? क्लोरीन इज यूज्ड टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, और क्लोरीन का इस्तेमाल है इट इज यूज्ड टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको स्टरलाइज करने के काम में, उसको प्योर करने के काम में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये यूज ऑफ क्लोरीन के बारे में हमने सीखा। अब बच्चों सीखेंगे हाइड्रोजन के क्या क्या यूज है। यूज ऑफ हाइड्रोजन अगले पॉइंट में हम सीखेंगे बच्चों। यूज ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर ये भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिला था, इसका भी अपना यूज है। क्या क्या यूज है इसका? तो पहला है हाइड्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया, हाइड्रोजन इज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो हाइड्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया, फॉर मेकिंग अमोनिया, अमोनिया गैस, इसको अमोनिया गैस कहते हैं बच्चों। अमोनिया, अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस है, इसका फार्मूला है NH3। अमोनिया गैस बनाने के काम में आता है हाइड्रोजन। कैसे बनाते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा देते हैं, तब बन जाती है अमोनिया गैस। तो इस तरीके से अमोनिया गैस बनाने के लिए हम आयरन प्रैक्टिस करते हैं, और इस तरीके से आपका अमोनिया गैस बन जाती है। तो अमोनिया गैस बनाने में हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। एक इसका यूज ये है। दूसरा यूज क्या है? हाइड्रोजन यूज टू मेक मिथेनॉल, इट इज यूज टू मेकिंग इथेनॉल, इट इज मेकिंग टू यूज मिथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल, 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 इसका फार्मूला बच्चों CH3OH। तो मिथेनॉल बनाने के काम में आता है। एक हाइड्रोजन का यूज ये है। इसलिए और अगला यूज है लिक्विड हाइड्रोजन यूज एज फ्यूल फॉर रॉकेट। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट्स। रॉकेट्स हैं उनमें आपका जो लिक्विड हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन तो गैस के फॉर्म में होती है, इसकी जो लिक्विड स्टेट है, जो लिक्विड फॉर्म है, वो आपका फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये। और अगला इसका यूज है हाइड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन फॉर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम में भी आता है, यानी हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बनाने के काम में भी आता है। यानी हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करा दिया जाए तो आपका HCl बनता है। इस तरीके से आपका ये हाइड्रोजन के भी यूज है। इसका मतलब ये है कि जो हमको तीन वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिले हैं, इन सभी का अपना अपना यूज है। तो हमने बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सीखा, जो कि आपका साल्ट था आपका सोडियम क्लोराइड का। तो जो सोडियम क्लोराइड है, जो कॉमन साल्ट है, उससे जो बने हुए साल्ट है, उसमें से एक साल्ट का नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक बच्चों, ओके, आज इतना रखते हैं। अगली क्लास में फिर हम बताते हैं आपका दूसरे साल्ट के बारे में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के बारे में।